अगर आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है और आज देश में कोई भेदभाव नहीं होता, तो आपको देखना चाहिए बहन मनीषा वाल्मीकि, 4 लोगों ने उसकी रेप करके हत्या कर दी, उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। उसके बाद आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही है, मार्च हो रही है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। जो पीड़ित के पक्ष में जा रहा है उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आप कह रहे हो जातिवाद खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मसला है, आपको याद है ना, आगरा के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाषण दिया था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं नहीं मानता भगवान है। अगर भगवान है तो फिर आप मुझे बताइए कि देश में इतनी भुखमरी क्यों है? भगवान है तो बेरोजगारी क्यों है? भगवान है तो छोटी छोटी बच्चों की अस्मतें क्यों लूट रही है? बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। संविधान बचाओ यात्रा, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि हम संविधान को कुछ नहीं होने देंगे। और आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ये टैग मिल रखा है दलित मुस्लिम भाईचारा। तो दलित मुस्लिम भाईचारा पर आपका क्या कहना है, आपके विचार क्या है इस पर? मेरा तो ये मानना है कि भाईचारा किसी भी तरीके का हो, मेरा हर भाईचारे को समर्थन है। क्योंकि हमारे महापुरुष जो चाहते थे ना, देश में भाईचारा ही तो चाहते थे, अमन चैन शांति तो चाहते थे। जिस धर्म को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाया, बुद्धिज्म, वो ऐसा धर्म जो भाईचारे पर आधारित है। तो भाईचारा तो किसी के अंदर भी हो, भाईचारा होना चाहिए। जैसे कि भैया आपने भाईचारा की बात कही, तो भाईचारा के मकसद से जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग हमसे बोल रहे हैं जय भीम जय भीम, हम उनका रिप्लाई कर देते हैं शौक से जय भीम जय भीम। उसी तरह अगर कोई हिंदू व्यक्ति भारतीय संविधान का सम्मान करता है और वो हमें जय भीम के साथ राम राम भी बोलता है, तो क्या हमें उसका राम राम का रिप्लाई करना चाहिए? देखिए, भारत का संविधान है और आर्टिकल 19, 22 जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देते हैं, यह आपके पास राइट है। मैं जय भीम बोलूं या और भी जो आप बोल रहे हैं मैं वो बोलूं या मैं किसी की जय जयकार करूं, वो मेरा व्यक्तिगत हित है, वो मेरी व्यक्तिगत सोच है। मुझे जय भीम बोलना अच्छा लगता है तो मैं जय भीम बोलूंगा। कोई दूसरा जय भीम बोले या और कोई नारा बोले, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत के संविधान के अंदर सबको ये राइट है कि कौन अपनी इच्छा से क्या बोलना चाहता है। अगर मैं जबरदस्ती किसी को ये बोलूं कि आप अंबेडकर की जय जयकार करो या आप जय भीम बोलो, तो नहीं। मैं समझा सकता हूं, उसका राइट भी मुझे भारत का संविधान देता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा लोगों को बता सकता हूं, उसका अधिकार मुझे संविधान देता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि तेरी गर्दन काट देंगे, तुझे जान से मार देंगे, तू जय भीम बोल, तो मैं उस दौरान मॉब लिंचिंग कर रहा हूं और मैं भारत के संविधान की मतलब उल्लंघन करते हुए उसकी हत्या कर रहा हूं। तो जबरन मुझसे कोई कुछ नहीं बुलवा सकता, वो मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मैं जय भीम बोलूं या और कोई शब्द बोलूं, वो मेरी व्यक्तिगत वो है। ऐसे अभी भी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, ज्यादातर हिंदू लोगों की तरफ से आती हैं कि वो किसी को भी पकड़ते हैं, खासकर हमारे बहुजन समाज के लोगों और एक मुस्लिम समाज के लोगों, उनको पकड़ते हैं, उनको कमजोर समझते हैं क्योंकि अकेले होते हैं वो, और उनसे कहते हैं कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो गलत है। मेरा ये मानना है कि मैं उनका नाम ही नहीं लेता। अगर जय भीम के नारों के साथ भी कोई भीड़ किसी को मार देती है ना, मैं किसी की जान से बड़ी विचारधारा नहीं मानता। अगर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा किसी के मरने से आगे बढ़ती हो, तो मैं किसी की जिंदगी को महत्वपूर्ण समझूंगा, विचारधारा को महत्वपूर्ण नहीं समझूंगा। क्योंकि कोई भी विचारधारा अगर किसी को मारने के बाद आगे बढ़ती हो, तो मैं उस विचारधारा को चाहता हूँ कि वो रुक जाए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें इंसान के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जान की कितनी कीमत होती है वो आप इस चीज से समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो 302 की धारा लगती है, क्योंकि वो अपराध है ना, जीने का अधिकार सबको है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति एक कुत्ते को भी मारता है ना और उसकी कंप्लेंट होती है तो धारा उस पर भी 302 लगेगी, क्योंकि जितनी जीवन जीने का अधिकार मुझे उतना एक कुत्ते को भी है, उतना एक पक्षी को भी, उतना एक पेड़ को भी है। अगर आप पेड़ को भी काटते हैं तो भी 302 की धारा लगती है। तो जीने का राइट तो सबके पास है ना, तो सबको जीना चाहिए। अगर किसी नारे के साथ किसी को मारा जा रहा तो मैं तो उसका खुल के विरोध करूंगा। जय भीम के नारों के साथ भी अगर किसी को मारा जाएगा तो मैं विरोध करूंगा। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है आपसे, आपका संघर्ष कहाँ से चला और आज तक कहाँ पहुँच गया? जर्नी। मैं ये समझता हूँ कि अपने संघर्ष को मैं तो अपने आप कैसे बयां करूं कि मेरा संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ। मेरा संघर्ष शुरू हुआ पारिवारिक चीजों से, खासकर वो गली का जो इंसिडेंट बताया मैंने आपको, उसके बाद वो स्कूल से। स्कूल में मेन संघर्ष रहा, माइक हाथ में आया, फिर उसके बाद जब टिकटॉक देश में आया
तो टिकटॉक के अंदर बहुत सारे लोग वो जाटा शेर और वाल्मीकि शेर और मैं धोबी शेर और मैं नाई शेर, जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो हमें ये लगा कि यार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातियों का विखंडन खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी और आज हमारे लोग कहीं ना कहीं उस जातिवाद में अटके हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और जब मुझे नजर आया तब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे ये लगा कि यार सोशल मीडिया पे कोई शायरी नहीं बोलता अम्बेडकर राइट मूवमेंट से रिलेटेड, तो मुझे वो शुरू करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मेरे 22-23 उस पे टिकटॉक पे फॉलोवर रहे होंगे। नॉर्मली मैं भी हंसी खुशी वाली नाचने की कूदने की वीडियोस बनाया करता था, अभी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे देखने को। और वो मैंने बदले इसलिए नहीं कि लोगों को भी ये पता लगे कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा परिवर्तन अपने अंदर ला सकता है अगर चाहे तो 22-23 फॉलोवर रहे होंगे। और सबसे पहली शायरी थी जो मुझे आज भी याद है, जो मैंने टिकटॉक पे बोली थी कि जो अम्बेडकरवादियों से जले वो थोड़ा साइड से चले। और ये बात बोलने के बाद हमने रात को 12 बजे वीडियो अपलोड किया और हम लोग सो गए। सोने के बाद जब मेरी सुबह आँख खुली, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले टिकटॉक देखा तो 22-23 फॉलोवर थे, तो मेरे फॉलोवर चले गए 5000 प्लस और मेरी लाइक थी उस पर 20,000 प्लस। कहाँ मेरी लाइक 10 से ऊपर नहीं जा रही थी किसी पे, उस पर 20,000 प्लस थी। शुरू में अंबेडकर का नाम लेने का मतलब था लाइक पाना, व्यक्तिगत बता रहा हूँ। फिर हमने बाबा साहब के ऊपर शायरी बनानी शुरू करी, गूगल से ढूंढना शुरू किया, ये करा वो करा, बोलना शुरू किया, लाइक आने लग गए। मैं एक दिन दिल्ली के 26 अलीपुर रोड गया था और जब मैं वहां गया था तो 2 बुजुर्ग कपल थे जिन्होंने मुझे देख के बोला, अरे तो वो है ना लड़का अभिषेक जो वीडियो बनाता है मूवमेंट पे। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बताया, बेटा तुम्हें देख के ना बहुत हिम्मत मिलती है और तुम जो बता रहे हो ना उसकी वजह से मेरे बच्चे ने, मतलब वो पढ़ने में बिल्कुल वो था, बहुत ज़्यादा अल्लड़ घूमता था, लेकिन तुम्हें देख के तुम्हारी वीडियो की वजह से वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो हमारा तुम्हें विशेष धन्यवाद है। तो उनके जो शब्द थे ना, उन शब्दों ने, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो परिवर्तन कर दिया कि उसके बाद से अभिषेक का मकसद सिर्फ लाइक पाना नहीं था, अभिषेक का मकसद समाज के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने का था, जिसके बाद हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो जातिवाद अब से 10 साल पहले ज़्यादा था या फिर अब ज़्यादा है? मैं ये समझता हूँ कि जातिवाद पहले भी था, जातिवाद आज भी है। देश को लोग बोलते होंगे कृषि प्रधान देश, लेकिन ये जाति प्रधान देश है और लोग जाति देख के सारी चीजें करते हैं। पहले जातीय दम दिखाने का कुछ अलग तरीका हुआ करता था, आज जातीय दम दिखाने का कुछ अलग तरीका है। अगर आप ये कहेंगे कि जातिवाद देश से खत्म हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इंद्र मेघवाल जैसे केस आपको देखने चाहिए कि पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि जातिवाद कास्टिज्म खत्म हो गया है देश में, तो आपको जितेंद्र मेघवाल जैसे घटनाक्रम देखना चाहिए जो मूछें रखने पे मार दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है और आज देश में कोई भेदभाव नहीं होता, तो आपको देखना चाहिए बहन मनीषा वाल्मीकि, 4 लोगों ने उसकी रेप करके हत्या कर दी, उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। उसके बाद आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही है, मार्च हो रही है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, जो पीड़ित के पक्ष में जा रहा है उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आप कह रहे हो जातिवाद खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो गया, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। अच्छा, जब वो अत्याचार हुए थे सर, तो उसका ना जिम्मेदार कौन होता है? हमारा खुद का समाज होता है उसका जिम्मेदार, या फिर कुछ और लोग जिम्मेदार होते हैं? इसका क्या रीजन? देखिए भाई, मैं तो, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि समाज भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को सदियों से कभी उठ खड़े होने का मौका ही नहीं दिया गया, उन लोगों को अपने उस परिवेश से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया, वो बाहरी दुनिया को देखने का मौका ही नहीं मिला, जिन लोगों तक ये पहुंचा ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर कौन, विचारधारा क्या, तो उन लोगों पे अगर ये ठिकरा फोड़ दिया जाए कि वो खुद जिम्मेदार है, तो मैं समझता हूँ कि गलत। आज इस मिशन को बढ़ाने की जो अहम जिम्मेदारी बनती है ना, उनको समझाने की जो अहम जिम्मेदारी बनती है ना, वो बनती है नौकरी पेशे वाले लोगों की। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मसला है, आपको याद है ना, आगरा के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भाषण दिया था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने वो बात क्यों कही? बाबा साहेब अंबेडकर ने वो बात इसलिए कही, सिर्फ पैसे का ही मसला नहीं था कि आपको पे बैक टू सोसाइटी मतलब पैसे देने, नहीं, पे बैक टू सोसाइटी का मतलब था कि आप जितना समझ चुके हैं, आप जितना पढ़ लिख के समझ के और लोगों को भी बताइए कि पढ़ने के बाद आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन में अंत समय रोते रोते मर गए और ये कह के मर गए कि मुझे एक भी नौजवान ऐसा नहीं मिल रहा जो मेरे साथ पूरी ईमानदारी से इस मिशन को आगे बढ़ा सके। वो अंतिम समय में पीड़ा के साथ चले गए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवित रहते कोई व्यक्ति नौकरी पे नहीं लगाता? लगे थे, बहुत सारे लोग लगे थे। और आज भी अगर इस मूवमेंट का सत्यानाश कोई कर रहा है या आज भी ये सारी चीजें देखनी पड़ रही तो सिर्फ उनकी वजह से देखनी पड़ रही है जो आरक्षण की मलाई चाट के अपने टीवी और बीवी में मस्त हैं। और जबकि उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी कमाई का 5% हिस्सा, कम से कम 5% हिस्सा उन लोगों पे खर्च करें जो लोग इस सामाजिक परिवर्तन और फूले शाहू पेरियार लले अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, अपनी दुख तकलीफों को छोड़कर, अपनी जान हथेली पर रख के आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मतलब अपनी कमाई के 5% हिस्से से उनकी मदद करें। भाई जो नौजवान समाज में काम कर रहा है, जो नौजवान आपकी दुख तकलीफ में जा रहा है, घटना मथुरा की रही हो, घटना आगरा की रही हो, घटना उत्तर प्रदेश के किसी जिले की रही हो, घटना मध्य प्रदेश की रही हो, घटना महाराष्ट्र की हो, घटना इंदौर की हो, घटना मतलब देश में कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, जो व्यक्ति एक सांस में आपकी मदद के लिए पहुंच पा रहा है तो उसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप बताइए किसकी होगी चलाने की जिम्मेदारी? समाज की जिम्मेदारी होगी ना। समाज की जिम्मेदारी भी। हमारा समाज खुद आर्थिक चीजों से इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जो नौकरी पेशेवर वाले लोग हैं वो तो समझदार हैं, वो तो आर्थिक स्थिति से मजबूत है, वो तो अपने आसपास में, मेरी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ उनके आसपास में जो लोग सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी मदद करना चाहिए। नहीं तो सबसे बड़े हरामखोर मेरी नजर में वही है। अच्छा, आप किसको फॉलो करते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को या फिर भगत सिंह जी को या फिर गांधी जी को? देखिए, महापुरुष जो होते हैं ना, सबके अलग अलग काम होते हैं। किसी महापुरुष का कोई विशेष काम है, किसी महापुरुष का कोई विशेष काम है, किसी महापुरुष का कोई विशेष काम है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुझे सारे राइट दिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया। सबसे पहले तो मेरे लिए बाबा साहेब अम्बेडकर है। उसके बाद अगर आप भगत सिंह की बात करते हैं तो वो हमारे जैसे करोड़ों नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ के हम सीखे हैं, लेकिन भगत सिंह को देख के भी एक लड़ने का जुनून मिलता है कि समाज के लिए, देश के लिए कैसे लड़े। तो हम तो अम्बेडकर को भी फॉलो करते हैं और भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं। अच्छा, आप ये मानते हो भगवान है? मेरी नज़र में तो नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान है। अगर भगवान है तो फिर आप मुझे बताइए कि देश में इतनी भुखमरी क्यों है? भगवान है तो बेरोजगारी क्यों है? भगवान है तो छोटी छोटी बच्चों की अस्मतें क्यों लूट रही है? बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। हालांकि मैं किसी के अस्मिता पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत का संविधान मुझे राइट देता है, मैं पूछ सकता हूँ भाई अगर भगवान है, आपने मुझसे सवाल किया कि भगवान है, तो मेरी नज़र में जो भगवान है वो है भूमि, गगन, वायु और नीर। क्योंकि भूमि पे हम चल रहे हैं और गगन आसमान है, उसके बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। वैसे वायु, हवा के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं, और नीर यानी कि पानी, तो पानी के बिना भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप इस भगवान की बात कर रहे हैं तो इस भगवान के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, और आप किसी और दूसरे भगवान की बात कर रहे हैं तो मैं और किसी भगवान में विश्वास ही नहीं करता। अच्छा सर, ऐसा कोई सा धंधा रहा हो आपका जो विफल रहा हो, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली हो? मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आंदोलन हमने किए या समाज के किसी भी व्यक्ति ने किए, तो वो पूर्णतः अपने उस लक्ष्य तक तो पहुंच ही नहीं पाए, चाहे एक भी आंदोलन रहा हो। क्योंकि सरकार हमारे अगेंस्ट है, फिर प्रशासन हमारे अगेंस्ट है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर पर्सनली फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन एक धरना तो नहीं कहूँगा उसको, एक मेरा संघर्ष था जो बहुत नज़दीक का था, जिस संघर्ष को लेके मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से निकला था। बहुजन जागो मार्च, तो जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ, और इस मांग के साथ में निकला कि भाई बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक थे, बहुत सारे लोग ट्विटर पे, वीडियो पे और यूट्यूब पे इन सारी चीज़ों को भी बोलते थे कि भाई नेताओं को साथ आना चाहिए, लेकिन किसी ने सड़क पर उतर के उस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत कभी नहीं की। आप भी मुझे बता दीजिएगा किसी ने की हो तो, किसी ने नहीं की। तो मुझे लगा कि यार सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए, चलना चाहिए। और मैं आपको अपनी वो तकलीफ, अपना वो दर्द बयां आज करूंगा क्योंकि आज मौका मिला है। आप यकीन मानिएगा कि एक 22-23 साल का नौजवान अपने घर को छोड़ के, अपने घर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली जाता है 800-900 किलोमीटर दूर, जिसमें कि पारिवारिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है।
30-35 लोगों की टीम के साथ, उनके सहयोग के साथ पहुंच जाते हैं। कोई गाड़ी भी नहीं है। ऐलान कर दिया है कि बहुजन जागो मार्च निकालेंगे। ये एक बहुत बड़ी यात्रा जो पैदल पैदल दिल्ली के जंतर मंतर आएगी। और दिल्ली के जंतर मंतर कितने जिलों को छूते हुए आएगी? मऊ से निकलेगी, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल और खुरई, विदिशा, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, फिर बुलंदशहर, फिर अलीगढ़, फिर उसके बाद में आपका हापुड़, मेरठ, फिर मथुरा, फिर गाजियाबाद, फिर उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने बाद पहुंचेगी। मैंने उस सफर के बीच में कितनी तकलीफ देखी या मेरे साथियों ने कितनी तकलीफ देखी, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि मेरे पास ऐसे ऐसे समय भी आए कि मुझे रुकने के लिए जगह भी नहीं मिली। मैंने रात ऐसी जगह काटी कि मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर मैं इस आंदोलन को सफल कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे जो हिम्मत मिली, मुझे जो हौसला मिला, वो महापुरुषों के आंदोलन से मिला। और मैंने अपने आप से ये दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि भाई मुझे रुकना नहीं है। और मैंने इतनी तकलीफ उठाई अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए, और मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि बहुजन नेताओं एक साथ आओ, बहुजन नेताओं एक साथ आओ। लेकिन अगर मैं विफल किसी में रहा तो मैं उसमें रहा जो मैं संघर्ष अपनों के साथ कर रहा था। जिस संघर्ष को मैं अपनों के लिए कर रहा था, अपनों के साथ कर रहा था, उसी संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने ये बना के खड़ा कर दिया कि यार ये तो चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़ा है, आगे लोकसभा के इलेक्शन है उसकी वजह से निकल पड़ा है। नौजवानों ने, समाज के लोगों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने इतना सहयोग किया कि बहुजन जागो मार्च को मैं ये समझता हूं कि अगर देश की, समाज की सबसे बड़ी कोई नेता है ना, तो उनके कानों तक, उनकी आंखों तक भी वो आंदोलन पहुंचा था। लेकिन उसको किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। और जब 2024 के रिजल्ट आएंगे ना, तब अभिषेक चीख चीख के उन लोगों के कान में दर्द करेगा कि देख लो मैं कितनी दुख और तकलीफ के साथ आप लोगों से ये बयां कर रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। मान्यवर कांशीराम साहब ने घर परिवार, सुख चैन सब कुछ त्याग दिया, धन संपत्ति नहीं रखी, अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाया, शादी नहीं की, आजीवन अविवाहित रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने साइकिल यात्रा की। इस शोषित वंचित तबके को, इस हक वंचित तबके को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए। और जब आज उनकी गद्दी को हम लोग एकजुट करके हासिल कर सकते हैं, तो हम उनको बिखर के अपने हाथ से निकलने दे रहे हैं। इस तकलीफ के साथ मैं अपने घर से निकला और मेरे उस आंदोलन को हमारे समाज के नेताओं ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उसको विफल कर दिया। हमारे ऊपर सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। तमाम तरह के नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ता रोकने शुरू कर दिए, लेटर हेड निकालने शुरू कर दिए। अगर किसी का पदाधिकारी हमारे साथ लग जाता था तो उन्होंने अपने अपने पदाधिकारी पद से बर्खास्त कर दिए, निर्कासित कर दिए। तो वो लोग, मैं समझता हूं कि मूवमेंट के लिए हितैषी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो नौजवान, क्या आपने उस नौजवान की तकलीफ को समझने का प्रयास किया कि भाई बेटे तुम निकले क्यों घर से बाहर? क्या तुम्हारी अभी इतनी तो उम्र नहीं थी? मैं पैदल पैदल भटक रहा हूँ, गांव गली कूचे समाज को जगाते हुए फिर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि चलिए, मतलब वो एक ऐसा आंदोलन रहा जिस आंदोलन में जंतर मंतर जब मैं पहुंचा था तो शायद 3-4 हजार लोगों की भीड़ थी। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि किसी के ऊपर भी समाज जल्दी से विश्वास नहीं करता है। और उस तरह की भीड़ इकट्ठी करना, वो मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन था कि चलिए, नेताओं ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि समाज तो मेरे साथ है। और आप भी समझते हैं कि जंतर मंतर यानी कि दिल्ली जैसे इलाके में 3-4 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी करना कोई नासिक और हंसी खेल वाली बात नहीं है। वो मेरा आंदोलन था, वो मेरा संघर्ष था जिसको हमारे नेताओं ने दरकिनार किया, जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ, वो मेरी मेहनत थोड़ी सी विफल रही। शायद नेता समझ जाते तो आज हम बहुत अच्छे रिजल्ट की ओर आगे बढ़ रहे होते। लेकिन 2024 के रिजल्ट में हमारा, मतलब पर्सनली अगर मैं दलित समाज की बात करूं तो उनका क्या निकलने वाला आप अच्छे से जानते हैं।